नमस्कार। कभी एक ख्याल आया है कि जापान पब्लिक हेल्थ से जुड़े संकटों को इतनी अच्छी तरह से कैसे संभाल लेता है? जवाब दरअसल उसके इतिहास में छुपा है। एक ऐसा इतिहास जो फ्लू के बार बार के हमलों से भरा हुआ है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं कि कैसे इन महामारियों ने जापान के आज के तौर तरीकों को आकार दिया है। ये एक बड़ा सवाल है ना, कि कोई भी देश आखिर संकट का सामना करना सीखता कैसे है। देखिए, ये रातों रात तो होता नहीं है। ये एक लंबा सफर होता है। पिछली गलतियों से, उनसे मिली सीखों से बनता है। और जब बात इस तरह की मजबूती की आती है ना, तो जापान की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो कहानी की शुरुआत होती है साल 1918 से। वो साल जब पूरी दुनिया स्पेनिश फ्लू की गिरफ्त में थी। ये जापान के लिए सिर्फ एक महामारी नहीं थी, नहीं, ये मॉडर्न जापान का पहला बड़ा इम्तिहान था। एक ऐसी चुनौती जिसने देश को पब्लिक हेल्थ के बारे में अपनी पूरी सोच बदलने पर मजबूर कर दिया। सिर्फ एक नंबर पर गौर कीजिए, 4.5 लाख। ये सिर्फ कोई आंकड़ा नहीं है, ये उन जिंदगियों की गिनती है जो स्पेनिश फ्लू ने छीन ली। इस एक तबाही ने जापान को जड़ से हिला दिया था और ये साफ हो गया था कि अब कुछ बहुत बड़ा और अलग करने की जरूरत है। जरा सोचिए, कोई वैक्सीन नहीं, कोई इलाज नहीं, ऐसे में क्या किया जाए? यही सवाल 1918 में जापान के सामने खड़ा था। और जवाब साइंस से नहीं आया, बल्कि हताशा से आया, जीने की जिद से आया। और इसी से निकले पब्लिक हेल्थ के कुछ सबसे शुरुआती उपाय। उस वक्त जो कुछ भी किया जा सकता था वो सब किया गया। गलियों में सफाई अभियान चले, गरारे करना एक रोज की आदत बन गई, स्कूल बंद हो गए, बीमार लोगों को सबसे अलग कर दिया गया। और हाँ, यहीं से फेस मास्क पहनने का चलन शुरू हुआ, जो आज जापानी कल्चर का इतना बड़ा हिस्सा है। तो आखिर इस पूरे संकट से नतीजा क्या निकला? सबसे बड़ी सीख ये थी कि स्पेनिश फ्लू ने जापान को एक सेंट्रलाइज्ड पब्लिक हेल्थ सिस्टम बनाने पर मजबूर कर दिया। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी बात यह हुई कि हेल्थ को लेकर एक जागरूकता, एक चेतना हर आम नागरिक की सोच का हिस्सा बन गई। चलिए अब कहानी में थोड़ा आगे चलते हैं। 20वीं सदी के बीच में तब तक जापान काफी बदल चुका था, दुनिया से और भी ज्यादा जुड़ चुका था। इसका मतलब यह भी था कि 1957 के एशियन फ्लू जैसे नए खतरे भी दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे। लेकिन इस बार जापान पहले से तैयार था और उसके पास एक बहुत ताकतवर हथियार था, साइंस। और यहीं पर जापान के तौर तरीकों में एक जबरदस्त बदलाव दिखता है। जहां 1918 में सारा जोर सफाई और बचाव पर था, वहीं 1950s के दशक तक साइंस सेंटर स्टेज पर आ चुका था। अब फोकस था वैक्सीन पर, बीमारियों पर नजर रखने जैसे साइंटिफिक तरीकों पर। तो इन नए वायरस से निपटने के लिए जापान ने एक पूरा सिस्टम खड़ा कर दिया। एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज बनाया गया ताकि बीमारियों पर रिसर्च हो सके। पूरे देश में निगरानी सिस्टम लगाए गए ताकि कोई भी बीमारी फैलने से पहले ही पकड़ में आ जाए। और सबसे जरूरी, देशव्यापी टीकाकरण अभियान चलाए गए। तो इन सारे कदमों का नतीजा ये हुआ कि एक ऐसा सिस्टम बना जो सिर्फ प्रॉब्लम आने पर रिएक्ट नहीं करता, बल्कि प्रोएक्टिवली यानी पहले से ही भविष्य के लिए तैयारी करता है। यह सरकार की तरफ से एक परमानेंट साइंटिफिक सोच को दिखाता था। पर रुकिए, ये कहानी सिर्फ सरकार और साइंस की नहीं है। इन महामारियों का असर जापानी समाज और उनके कल्चर पर भी बहुत गहरा पड़ा। चलिए अब ये देखते हैं कि कैसे सेहत से जुड़ी आदतें वहां की रोजमर्रा की जिंदगी का एक अटूट हिस्सा बन गई। जापान में पब्लिक हेल्थ को सिर्फ सरकार का काम नहीं माना जाता। नहीं, ये एक सामाजिक जिम्मेदारी है, एक ऐसी वैल्यू जो हर किसी के मन में बसी है। ये सिर्फ नियम कानून मानने की बात नहीं है, बल्कि एक दूसरे का ख्याल रखने की भावना है। और इस कल्चरल बदलाव के दिल में एक शब्द है, मेवाकू। इसका सीधा सा मतलब है किसी दूसरे को अपनी वजह से कोई तकलीफ या परेशानी ना हो। ये एक बहुत पावरफुल आइडिया है जो जापानी समाज की हर बात में झलकता है। और यही वजह है कि वहां कोई बीमार होता है तो वो खुद ही मास्क पहन लेता है ताकि दूसरों को बचा सके। ये मेवाकू का एक जीता जागता उदाहरण है। और बस इसी तरह मास्क सिर्फ सेहत बचाने का एक तरीका नहीं रह गया। जो चीज 1918 में एक सरकारी सलाह के तौर पर शुरू हुई थी, वो आज एक वॉलंटरी, मतलब अपनी मर्जी से अपनाई गई सामाजिक जिम्मेदारी का सिंबल बन चुकी है। ये दिखाता है कि कैसे एक संकट पूरी संस्कृति को एक नया आकार दे सकता है। तो हमने अब तक क्या देखा? यही कि जापान की कहानी लगातार सीखने और खुद को बेहतर बनाने की कहानी है। हर संकट अपने साथ एक नया सबक लेकर आता है और यही विरासत आज भी जापान को आने वाले चैलेंज के लिए तैयार करती है।
ये टाइमलाइन देखिए, ये साफ साफ दिखाती है कि कैसे हर संकट ने जापान को और मजबूत बनाया। 1918 का स्पैनिश फ्लू आया तो पब्लिक हेल्थ पर नए कानून बने। 1957 का एशियन फ्लू आया तो नेशनल वैक्सीन इंस्टीट्यूट बना। मतलब हर मुश्किल ने जापान को अपने तौर तरीकों को और बेहतर बनाने का मौका दिया। ये सीखने की पूरी एक सदी है। तो फिर सबसे अहम बात क्या है? वो ये कि जापान की असली ताकत किसी एक प्लान में नहीं है, बल्कि लगातार सीखने और बदलने की आदत में है। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसे 100 साल के तजुर्बों ने बनाया है। तैयारी उनके लिए किसी किताब में लिखा हुआ नियम नहीं, बल्कि एक जीती जागती प्रैक्टिस है। तो आखिर में एक सवाल बचता है, क्या हमारा बीता हुआ कल हमें आने वाले कल के लिए पूरी तरह से तैयार कर सकता है? जापान का अनुभव यकीनन बहुत कुछ सिखाता है, पर क्या ये आने वाले अनजान खतरों का सामना करने के लिए काफी होगा? ये एक सोचने वाली बात है।